अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो बनाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प दिला सकते हैं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप। ये देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त कोड बोली गई है कि एवरीबॉडी लव्स यू अंटिल यू बिकम अ कंपटीशन। जब तक आप कंपटीशन नहीं बनते हो उनके, तब तक लोग आपसे भरपूर प्यार करेंगे। लेकिन जैसे ही आप उनके कॉम्पिटिटर बन जाते हो, उसके बाद वो आपसे जलन करने लगेंगे, वो आपसे चिढ़ने लगेंगे, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर दृढ़ रहना है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार पहले ये लोग तो मेरे को बहुत अच्छे से ये करते थे, पहले तो मेरे से बहुत प्यार करते थे, अब यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्या मुझ में कुछ कमी है? नहीं, आप में कुछ कमी नहीं है, बल्कि आप आगे बढ़ रहे हो, वो उनको नहीं सुहारा है। इसलिए जो भी लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप आगे बहुत तेजी से बढ़ रहे हो, क्योंकि पीछे उन्हें ही खींचा जा सकता है जो आगे बढ़ रहे हो। जो ऑलरेडी पीछे हैं उन्हें पीछे थोड़ी खींचा जा सकता है। इसीलिए ध्यान में रखिए कि जो भी आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, जो भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो भी आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, वो आपसे पीछे हैं, इसीलिए वो कोशिश करते हैं, और आप तेजी से आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए डटे रहिए, काम करते रहिए, खुद पर भरोसा रखिए और जो आपने ड्रीम देखे हैं वो अचीव कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 28 अप्रैल का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेट है, ये स्टेट कौन सा है ये आपको बताना है। रेड इसमें मार्क किया है ना छोटा सा, वो स्टेट कौन सा है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, स्टेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कोड जो है वो लॉन्च किया गया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जो है कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए, जो एमपीएससी की कंबाइंड एग्ज़ाम होती है उसके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। और इस कोर्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। टोटल 50 दिन का ये कोर्स रहने वाला है। कंबाइंड एग्ज़ाम मतलब पीएसआई एसटीआई एएसओ के लिए। अब इसमें आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर आपको कोड ज्वाइन करना है तो रेफरल कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा MMBean, क्योंकि यहाँ पर लाइव सेशंस होने वाले हैं। लाइव सेशन में मैं भी यहाँ पर एक सेशन ले रहा हूँ करंट अफेयर्स का, जहाँ पर सारे करंट अफेयर जो है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PDF सब आपको मिलेंगे। इंटरेक्टिव लेसन्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल साइंस जो है उसका भी यहाँ पर आपको एक बैच नज़र आएगा। जनरल साइंस में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो ये भी आपका क्लियर कट लिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो CSAT का पेपर है वो भी लिया जाएगा। तो CSAT का पेपर जो है, मतलब CSAT का जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो वो भी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। मतलब ये काफ़ी हाई स्कोरिंग बैच है, जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं कंबाइंड एग्ज़ाम में। तो अगर आपको क्लियर करना है तो जल्द से जल्द यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो लीजिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है, रेफरल कोड MMBean। तो जल्द से जल्द MMBean ये कोड का इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं, तो उसमें देखने को मिलता है कि जो रैपिड टेस्ट है वो क्यों यहाँ पर ऑफ जा रहा है। तो ये आर्टिकल हम देखने की कोशिश करेंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें हमने देखी हुई है, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में फिर से वो सारी चीज़ें जो है वो बैठ जाए। दूसरा यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है कि डेथ रेट जो है वो कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा और कुछ कंट्रीज़ में कम क्यों है। तो यहाँ पर 3 जो इंस्टेंस है वो दिए गए हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है कि आप यहाँ पर अगर दो कोई चीज़ें लेते हो जिससे कि आप मास्क बना सको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब सिर्फ आप कॉटन मत लीजिए, कॉटन के साथ अगर आप सिल्क लेते हो तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपका मास्क जो है वो बन सकता है। मास्क आप घर पे कैसे बना सकते हो उस पर सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, जिसमें पूरी प्रोसेस जो है वो दी हुई है, किस तरीके से आप घर पे मास्क बना सकते हो। ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल ऑलमोस्ट सेम है, तो ये वाला आर्टिकल हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। उसी के साथ साथ एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज अगर हम देखते हैं तो उसमें ये वाला आर्टिकल जो है उर्जित पटेल जी के द्वारा लिखा गया है। मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फ्रेमवर्क है वो किस तरीके से यहाँ पर बाईपास कर रही है। मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है
उसका सहारा ना लेते हुए किस तरीके से यहाँ पर जो डिसीजंस है वो लिए जा रहे हैं और जो हानिकारक हो सकते हैं, तो ये वाले आर्टिकल को हम अच्छी तरीके से देखेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप ये वाला आर्टिकल देखोगे तो शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सोल्यूशन ओरिएंटेड है। मतलब सोल्यूशन ओरिएंटेड लिखा हुआ है, बिल्कुल भी इसमें पॉलिटिक्स जो है वो नहीं घुसेड़ी है इन्होंने। तो काफ़ी अच्छी तरीके की यहाँ पर आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है, बहुत डिटेल में और अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला आर्टिकल जो है ये जुडिशियल बैलेंस के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है कि जो लॉकडाउन है वो घोषित कर दिया गया है। और लॉकडाउन क्यों घोषित किया गया है, ऐसे ही किया गया कि मन में आया लॉकडाउन चलो घर में बैठो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो पेंडेमिक है वो आया है और पेंडेमिक आने की वजह से, जो कोरोना वायरस है वो आने की वजह से स्प्रेड ना हो, इसीलिए लॉकडाउन जो उसकी घोषणा की गई। अब यहाँ पर जो जुडिशरी है वहाँ पर भी इतनी भीड़ रहती है, तो वहाँ पर भी जो वायरस है स्प्रेड हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो जजेस है वो भी एकदम क्रिटिकल केसेस जो है वो सुन रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सअप कॉलिंग हो गया, ये सब टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इस तरीके से इस आर्टिकल में जो है वो बताया गया है। बाकी अगर हम देखते हैं तो कोरोना वायरस के बारे में ये आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कोरोना वायरस के जो केसेस है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 मिलियन के ऊपर जो केसेस है वो चले गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम डेथ देखते हैं तो वो भी 2,11,000 के ऊपर चली गई है। और रिकवर्ड पेशेंट देखते हैं तो हम 9,22,000 मतलब लगभग 1 मिलियन के आसपास जो रिकवर्ड पेशेंट्स है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब दूसरा यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो कोरोना वायरस केसेस जो है वो 30,000 के आसपास चले गए हैं, डेथ 1,000 के आसपास देखने को मिल रही है, रिकवर्ड जो है वो 7,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं रैपिड टेस्ट के बारे में। अब रैपिड टेस्ट बेसिकली क्या होती है ये हमने देखा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमने वो देखा था 3 अप्रैल को। तो हो सकता है कि आपके दिमाग से निकल गया हो या फिर आप भूल गए हो, तो एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब मंडे को क्या हुआ है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उन्होंने यहाँ पर जो रैपिड टेस्ट है उसे यहाँ पर बंद करने को कहा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी चेक्स है उसमें ये फेल हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सप्लायर है उसे यहाँ पर रिटर्न करने की बात की गई है। अब देखिए 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है स्वैब टेस्ट जिसे काफ़ी वक्त लगता है, मतलब पूरा एक दिन का वक्त जो है वो लग जाता है। और दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट आधे घंटे में होता है। रैपिड टेस्ट बेसिकली किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर कोई टेररिस्ट आता है तो उससे बचने के लिए हमारे जो सोल्जर्स है वो यहाँ पर काम करते हैं और फिर जो टेररिस्ट है उसे बाहर धकेल देते हैं। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी इसी तरीके से होता है। अगर हमारे शरीर में कोई भी वायरस जो है वो एंटर कर रहा हो, किसी भी वायरस से लड़ने के लिए हमारे शरीर में भी वो सोल्जर जो है वो यहाँ पर पैदा होते हैं। अब ये जो सोल्जर्स यहाँ पर पैदा हो रहे हैं तो ये क्या करते हैं, उस वायरस को मारने की कोशिश करते हैं। और ये जो सोल्जर्स है हमारे शरीर में जो पैदा होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि वो एंटीबॉडीज है। मतलब आपके शरीर में अगर कोरोना वायरस जो है उसने एंटर किया है तो यहाँ पर कोरोना वायरस ने एंटर करने के बाद आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज है वो क्रिएट हो जाते हैं उससे फाइट करने के लिए। और फिर जब रिकवर्ड हो जाते हो इसका मतलब ये है कि जो सोल्जर्स है वो स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू वायरस। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर रैपिड टेस्ट जो है वो देखने को मिलती है जो कि खून के द्वारा की जाती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे स्वैब टेस्ट जो है, स्वैब टेस्ट में जो एक ऐसी नली है वो आपके नाक में डाली जाती है और फिर उसके बाद या फिर मुंह में डाली जाती है और इसके द्वारा वो जो स्वैब है वो लिया जाता है और फिर उसे यहाँ पर ये होता है आरएनए में, फिर उसके बाद क्या होता है इसे डीएनए में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसे एम्पलीफाई किया जाता है और फिर टेस्टिंग जो है वो की जाती है। लेकिन अगर आप रैपिड टेस्ट देखोगे तो उसमें डायरेक्ट खून जो है वो लिया जाता है और उसमें टेस्ट किया जाता है कि आपके शरीर में जो वो सोल्जर है मतलब जो एंटीबॉडीज़ है वो अवेलेबल है या नहीं है। अब यहाँ पर जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर जो सोल्जर्स डेवलप हो रहे हैं तो ये सोल्जर्स जो है इन सोल्जर्स को हम दूसरी कंट्री में भी तैनात कर सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल लगता है तो। जैसे कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उनके लिए भी हमारे जो सोल्जर्स है, जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें हमारे भी सोल्जर्स है ना। मतलब क्या है कि हमारे जो सोल्जर्स है, हमारे देश के जो सोल्जर्स है वो किसी और कंट्री को भी प्रिवेंट करने के लिए काम आ सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी क्या किया जा सकता है, यहाँ पर भी किसी इंसान के शरीर में अगर वायरस जाता है और उस वायरस को लड़ने के लिए ये जो सोल्जर है यहाँ पर तैनात हुए हैं, मतलब ये क्या है, ये एंटीबॉडीज है।
मतलब कि ये जो है बाबूराव है, बाबूराव के शरीर में वायरस घुस चुका था। अब बाबूराव के शरीर में जब वायरस घुसा, उसे फाइट करने के लिए जो एंटीबॉडीज है वो क्रिएट हो गए। अब यहाँ पर ये जो सोल्जर्स हैं, इन्होंने ये जो वायरस है उसे यहाँ पर मार दिया, पूरी तरीके से मार दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो सोल्जर्स है अब इसके शरीर में, बाबूराव के शरीर में, इन सोल्जर्स को निकाल कर हम उन लोगों के शरीर में भी तो डाल सकते हैं जो यहाँ पर कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी। यहाँ पर आपने दिल्ली में सुना होगा कि जो अरविंद केजरीवाल है वो मांग रहे हैं कि आप आपका खून जो है वो प्लाज्मा जो है वो डोनेट करो, जो भी यहाँ पर रिकवर्ड हुए हैं। तो क्यों मांग रहे हैं आप समझ में आ गया आपको? क्योंकि यहाँ पर जो सोल्जर्स है वो यहाँ पर दूसरे के शरीर में जाकर भी यहाँ पर जो वायरस है उसे मार सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि उस वायरस को कैसे पछाड़ा जा सकता है, उस वायरस को कैसे मारा जा सकता है। और इसीलिए ये जो वायरस है रिकवर्ड पेशेंट के शरीर में से निकाल कर इन एंटीबॉडीज को, इन सोल्जर्स को उन लोगों के शरीर में डाला जाएगा जो यहाँ पर कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, जो यहाँ पर ज़्यादा क्रिटिकल है, जिससे कि उनकी जान जो है वो बच जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आप, सोल्जर जो है इनके शरीर में आ गए हैं, ये बोल रहे हैं चाहे मायाला मेरे शरीर में सोल्जर है। अब यहाँ पर जब टेस्ट किया जा रहा है, रैपिड टेस्ट जब किया जा रहा है, तो अगर यहाँ पर एंटीबॉडीज निकलते हैं, ठीक है, अगर इसके शरीर में, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोरोना वायरस की टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सोल्जर की टेस्ट कर रहे हैं कि ये बाबूराव के शरीर में सोल्जर है या नहीं है, उस वायरस से लड़ने वाले सोल्जर्स। तो यहाँ पर अगर बाबूराव के शरीर में हमें वो दिखने को मिलते हैं कि हाँ वो सोल्जर्स है, इसका मतलब ये है कि बाबूराव के शरीर में वो वायरस जो है उसने एंटर मारा था, तभी तो यहाँ पर एंटीबॉडी जो है वो सोल्जर जो है वो क्रिएट हुए हैं ना। तो इसीलिए अगर यहाँ पर एंटीबॉडीज हमें देखने को मिलते हैं तो फिर यहाँ पर स्वैब टेस्ट के लिए जाना ही पड़ता है, क्योंकि ये कंफर्मेशन टेस्ट नहीं होता है, स्वैब टेस्ट ही कंफर्मेशन टेस्ट होता है आपको कोरोना वायरस है या नहीं। तो यहाँ पर स्वैब टेस्ट जो है उसके लिए जाना होता है, और अगर आपके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं है तो फिर होम क्वारंटीन पे रहो। इस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो रैपिड टेस्ट है वो फास्ट हो जाती है, आधे घंटे में पता चल जाता है कि यहाँ पर एंटीबॉडीज जो है क्रिएट हुए या नहीं है। एंटीबॉडीज क्रिएट हुए हैं, इसका मतलब है कि आपके शरीर में वायरस जो है उसने एंटर किया था। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी होती है कि जो एंटीबॉडीज है, जो सोल्जर्स है, कि डायरेक्टली वायरस एंटर करे बराबर आ जाएंगे, नहीं, इसे भी 4 से 5 दिन का वक्त लगता है। तो अब ऐसे सिनारियों में यहाँ पर 4 से 5 दिन का डिले होता है, जिसमें ये इंसान जो है दूसरे इंसान को स्प्रेड कर सकता है। तो ये इसका शॉर्टकमिंग देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर रैपिड टेस्ट जो है वो भी ऑथेंटिक नहीं मिले हैं, ये यहाँ पर बोला गया है, और इसीलिए इसे रोकने की बात जो है वो की गई है। रैपिड टेस्ट ज़रूरी होता है, खासकर ऐसे जगहों पर जहाँ पर हमें जो पेशेंट्स हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, कॉन्टेमिनेट जोन जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखिए, केरला जो है ये अर्लीस्ट स्टेट था जिसने यहाँ पर रैपिड टेस्ट जो है वो अनाउंस की थी। लेकिन यहाँ पर जब चाइना से यहाँ पर किट्स आए, उसके बाद कंप्लेंट जो आना शुरू हो गई कि यहाँ पर टेस्ट में कुछ फेक टेस्ट दिखने को मिल रहे हैं। अप्रैल 21 को यहाँ पर स्टेट जो है उन्होंने टेस्ट जो है उसे सस्पेंड करने की बात कही। उसी के साथ साथ अब वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड में जो सिंगापुर है वो फर्स्ट कंट्री था जिसने रैपिड टेस्ट का इस्तेमाल किया। साउथ कोरिया जो है उसने यहाँ पर एग्जाम्पल सेट कर दिया था कि हम यहाँ पर रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। साउथ कोरिया जो उसने अग्रेसिवली यहाँ पर मास टेस्टिंग जो है शुरू की, जिसमें सीरोलॉजिकल टेस्टिंग थी, जो यही है सीरोलॉजिकल किट, मतलब यही जो रैपिड टेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक्सपर्ट जो है उन्होंने सार्स और मर्स जो है उसमें भी एक्सपीरियंस किया था, इसीलिए इनको जो है ज़्यादा आसानी गई ये सारी चीज़ें करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर साउथ कोरिया को ग्लोबल प्रेस जो है वो मिल रहा था। लेकिन क्या सिर्फ इसके वजह से जो साउथ कोरिया है वो यहाँ पर कम केसेस कर पाया है? जी नहीं, उसका हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए ये भी कारण है कि यहाँ पर साउथ कोरिया जो है उसने अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रैपिड टेस्ट आए हैं वो यहाँ पर घटिया क्वालिटी के हैं, और इसीलिए जो रिजल्ट है वो भी ऑथेंटिकेटेड नहीं मिल रहा है, इसलिए उसे वापस जो है वो करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं, डेथ रेट जो है वो यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज़ में कम है, ऐसा क्यों? अब देखिए, यहाँ पर एक वे जो है, ये बर्डन डिसीज़ जो है यहाँ पर हमें जो देखने को मिल रहा है, ये इस तरीके से होता है कि कितनी डेथ यहाँ पर हो रही है। अगर कोई डिसीज़ है उससे कोई डेथ ही नहीं हो रही है तो फिर क्या वो डिसीज़ जो है डेंजरस रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। उस डिसीज़ में कितना बर्डन है, कितना डेंजरस है वो ये पता चलता है कितने लोग उससे मर रहे हैं। अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं तो अब 30 लाख से ऊपर लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है 185 कंट्रीज़ में, और 2.1 लाख लोगों को ये मार चुका है। बर्डन जो है काफ़ी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो केस फैटिलिटी रेशियो है ये यहाँ पर अलग है। केस फैटिलिटी रेशियो मतलब क्या होता है? यहाँ पर नंबर ऑफ डेथ, जितने कंफर्म केसेस हुए हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 100 कंफर्म केसेस हुए हैं उसमें से अगर 30 लोग जो उनकी डेथ हुई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फैटिलिटी रेशियो जो है, केस फैटिलिटी रेशियो CRF, ये हमें CFR, ये हमें कितना देखने को मिलता है? 30% का। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है।
अब यहाँ पर आप देखिए अलग अलग कंट्री में किस तरीके से हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा केसेस यूएसए में देखने को मिल रहे हैं, है ना, 1 मिलियन से ऊपर चले गए हैं और उसी के 56,800 के आसपास डेथ है। और उसी के साथ स्पेन अगर हम देखते हैं तो आप देखिए किस तरीके से है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जर्मनी में आप देखिए कितनी कम डेथ है ना, मतलब 1,58,000 केसेस है लेकिन 6,000 डेथ हमें देखने को मिल रही है। फ्रांस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेथ हमें देखने को मिल रही है। इटली में बहुत ज़्यादा डेथ जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ अगर हम इंडिया की भी बात करते हैं तो इंडिया में हमें यहाँ पर 29,000 केसेस और 1,000 के आसपास डेथ जो है वो देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से पूरा सिनारियो जो है वो हो रहा है। स्विट्जरलैंड में भी आप देखिए काफ़ी ज़्यादा डेथ जो है वो देखने को मिल रही है। अब इसके कारण क्या है? पहला तो है कि नंबर ऑफ पीपल टेस्टेड। यहाँ पर टेस्टिंग रेट जो है वो डिफरेंट है अलग अलग कंट्रीज में। यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो फर्टिलिटी रेट है वो हमें क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में जो टेस्टिंग रेट है वो अलग अलग है ना। इंडिया जो है वो उन कंट्रीज में आता है जहाँ पर जो टेस्टिंग है वो काफ़ी इनएडिक्वेट है, प्रॉपर तरीके से नहीं की जा रही है। सही भी टेस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है वो भी हमें पता नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें वायरस ना हो और उन्हें क्वारंटीन पे रखा गया है, उन्हें उस तरीके की ट्रीटमेंट दी जा रही है कि जैसा उन्हें वायरस है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें कोई वायरस हो लेकिन फिर भी वो खुले घूम रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मोस्ट अग्रेसिव टेस्टिंग जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करती है कि यहाँ पर जो असिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस है वो यहाँ पर कितने प्रॉपर तरीके से किए जा रहे हैं। असिम्टोमेटिक मतलब क्या है, हमने 3 तरीके के देखे थे, है ना। सिम्टोमेटिक देखे थे, प्री सिम्टोमेटिक देखे थे, असिम्टोमेटिक देखे थे, हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर सिम्टोमेटिक मतलब क्या है, जिन्हें सिम्टम्स है, जिन्हें सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, जो ट्रांसमिट ज़्यादा कर सकते हैं। प्री सिम्टोमेटिक मतलब क्या है कि जो सिम्टम्स है वो आने वाले हैं, उससे पहले, मतलब होता है ना कि अगर आपको सर्दी आने वाली है तो आपको थोड़ा नाक गुदू गुदू करने लगता है, थोड़ा सा, मतलब ये होता है ना कि वो मतलब थोड़ा सा ऐसे जो थोड़ी थोड़ी छींक ऐसे आना शुरू होता है कि मतलब आ नहीं रही लेकिन आने वाली है। ऐसा ही वो होता है, मतलब जिस तरीके से होता है ना कि वह गर्लफ्रेंड जो है वो मतलब पूरी तरीके से गर्लफ्रेंड बनी नहीं है लेकिन वो बन सकती है, मतलब वो रिस्पॉन्स वैसा आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर प्री सिम्टोमेटिक जो है वो हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है असिम्टोमेटिक। असिम्टोमेटिक मतलब क्या है, क्या सिम्टम्स ही नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब कोई चांस ही नहीं है, हम मतलब कोशिश करते जा रहे हैं लेकिन वो गर्लफ्रेंड जो है नहीं बनने वाली, मतलब हो ही नहीं सकता। इस तरीके से क्या है कि वो असिम्टोमेटिक हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर असिम्टोमेटिक मतलब क्या, कोई सिम्टम्स ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको ना सर्दी है, ना खांसी है, न मलेरिया है, न लवेरिया है, कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम जो है क्या उत्पन्न होता है कि यहाँ पर सिम्टम्स ही नहीं है तो टेस्टिंग कैसे होगी, है ना। लेकिन जहाँ पर मास टेस्टिंग हो रही है, अग्रेसिव टेस्टिंग हो रही है, वहाँ पर सभी की टेस्टिंग होती है। जहाँ पर अग्रेसिव टेस्टिंग नहीं हो रही है वहाँ पर इन लोगों की टेस्टिंग नहीं होती है। और ये लोग जो है कैरियर तो होते हैं, सिम्टम्स नहीं है लेकिन कैरियर है, वायरस इनके अंदर है तो स्प्रेड तो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए CRF जो है ये यहाँ पर नंबर ऑफ कंफर्म केसेस पर रिलाय करता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कंफर्म केसेस ही कम है ना। कंफर्म केसेस ही हमें यहाँ पर प्रॉपरली देखने को नहीं मिल रहे, तो बट ऑब्वियसली डेथ जो है वो ज़्यादा रहती है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पता भी नहीं चल रहा है, डेथ के बाद पता चल रहा है नहीं कोरोना वायरस था। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमें देखने को मिलती है। दूसरा फैक्टर हमें देखने को मिलता है डेमोग्राफी का, मतलब जनरली लोग जो है जिनकी इम्यून सिस्टम यहाँ पर वीक है उनको यहाँ पर वायरस जो है ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जिनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी है, वो यहाँ पर क्या है, तो जो वीकर इम्यूनिटी है उनको यहाँ पर ज़्यादा थ्रेट है। जिनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उनको यहाँ पर कम चांसेस है। तो यहाँ पर डेमोग्राफी का भी बहुत ज़्यादा ये होता है, ओल्डर लोग जो है ज़्यादा वल्नरेबल है। तो जिस कंट्री में ओल्डर लोग हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे वहाँ पर वो कंट्री में डेथ जो है वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इटली में, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तीसरा फाइनली यहाँ पर देखने को मिलता है स्ट्रेंथ और कैपेसिटी हेल्थ केयर सिस्टम में, ये भी काफ़ी ग्रेटली मैटर करती है। जैसे कि अगर आप इटली देखोगे, स्पेन देखोगे, तो हॉस्पिटल जो है वो भर भर के हो गए हैं, है ना। मतलब अब यहाँ पर जो बाकी के पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पर एडिक्वेट केयर जो है वो नहीं मिल पा रही है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड है, क्रिटिकल केयर कैपेसिटी जो है काफ़ी कम है ना। इसीलिए यहाँ पर अनकंट्रोल्ड अगर स्प्रेड होता है तो काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पर हमें लॉकडाउन जो उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर ये उन कंट्रीज जैसा स्प्रेड हो गया तो इंडिया में बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी साहब। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि क्यों यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जो हमें रेट है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट इस पर आते हैं हम, यहाँ पर उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया है इस आर्टिकल को, कॉस्टली टू बाईपास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो हेड है वो होते हैं RBI गवर्नर, और फिर उसके बाद यहाँ पर 2 RBI
के मेंबर्स होते हैं और 3 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। मतलब टोटल ये 6 लोगों की कमेटी होती है और जिसमें से 3 जो है वो आरबीआई के लोग होते हैं, आरबीआई के लोग रहेंगे, और 3 जो है वो रहेंगे गवर्नमेंट के लोग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर जो वोटिंग है, कंसेंसस है, उसके द्वारा लिया जाता है। क्लियर है, जो भी डिसीजन है वो। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो है 7-8 में हमें देखने को मिलते हैं, है ना। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिले थे जहाँ पर रिसेशन आया था, लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में नहीं गई थी। और यहाँ पर इंडिया बाकी कंट्रीज के हिसाब से भी यहाँ पर स्टिमुलस जो है देना पड़ा था। स्टिमुलस हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पर सरकार जो है भर भर के खर्च करती है, सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के, गरीब लोगों के अकाउंट में पैसे जमा करती है ना। अब यहाँ पर क्या है कि 2013 में यहाँ पर इंडिया जो है उसने डबल डिजिट फिगर जो है इन्फ्लेशन की क्रॉस कर ली थी। क्यों की थी? क्योंकि यहाँ पर बट ऑब्वियस है कि जब हम लोगों के अकाउंट में ज़्यादा भर भर के पैसे देंगे, अभी अगर हम हर इंसान के अकाउंट में अगर 15-15 लाख रुपए जो है वो जमा कर देते हैं तो क्या होगा, बट ऑब्वियस है 15 लाख रुपए जमा होंगे तो वो क्या करेगा, वो 4 व्हीलर खरीदने जाएगा। बराबर है, कोई भी इंसान जाएगा ना कि भाई मैं 5 लाख की गाड़ी तो खरीद ही लेता हूँ, या फिर सेकेंड हैंड में 7 लाख अपना 2 लाख की गाड़ी तो खरीद ही लेता हूँ। तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा कि यहाँ पर जो डिमांड है कार की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो बट ऑब्वियस है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन जो है ये हमारा डबल डिजिट में चला गया था 2013 में। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सितंबर 2013 की अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने यहाँ पर क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने की कोशिश की, डोमेस्टिक सेवर्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो मेंटेन करने की कोशिश की। भैया यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो जा रहा है आपका डबल डिजिट में, इसलिए इन्फ्लेशन जो है उसे कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसीलिए 3 साल बाद आरबीआई एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट लाया गया और यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में यहाँ पर आरबीआई जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे कि हमने देखा है। और यहाँ पर वो क्या करते हैं, जो रेपो रेट है, पॉलिसी रेट है, उसे यहाँ पर मैनेज करते हैं जिससे कि प्रॉपरली इन्फ्लेशन रखा जा सके। इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है, 4+-2, मतलब यहाँ पर क्या है 2 से लेकर तो 6 के बीच में रहना चाहिए। आइडियली यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है 4% का रहना चाहिए, है ना, ये इनके दिमाग में होता है। अब ऑब्जेक्टिव अगर हम देखते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फ्रेमवर्क अभी तक क्या कर रही थी, अभी तक यहाँ पर काम कर रही थी, है ना, कि काफ़ी अच्छे तरीके से जो इन्फ्लेशन है वो रखने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर नज़र न डालते अब दूसरी जगह पर ही आरबीआई जो है वो काम कर रही है। किस तरीके से काम कर रही है, अब देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, फूड इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी हाई चला गया है ना। मतलब अब समझ लीजिए यहाँ पर 6% का जो टारगेट है उसके ऊपर या उसके आसपास 7.35 हमें देखने को मिला था टोटल इन्फ्लेशन, तो उसके भी ऊपर यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन जाता हुआ नजर आ रहा है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बोरोइंग कॉस्ट है इकोनॉमी में वो रिजनेबल लेवल पर रखा है। जो गवर्नमेंट बोरोइंग है वो बहुत ज़्यादा रहने के बावजूद यहाँ पर क्या होता है, बोरोइंग कॉस्ट मतलब क्या है कि अगर आप कुछ बोरो कर रहे हो तो उस पर आपको कितनी कॉस्ट जो है वो चुकानी पड़ेगी, है ना। अब यहाँ पर अगर ज़्यादा बोरोइंग हो रही है तो बट ऑब्वियस है ज़्यादा कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बोरोइंग कॉस्ट जो है बराबर रखी गई है, इन्फ्लेशन जो है यहाँ पर ज़्यादा जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब जब इन्फ्लेशन ज़्यादा जाएगा तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होंगे। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस प्रॉब्लम क्रिएट होंगे हमारी इकोनॉमी में। अब खासकर तब जब ग्रोथ जो है वो भी नहीं हो रही है, नहीं तो नॉर्मली कब होता है, इन्फ्लेशन कब बढ़ता है, जब ग्रोथ भी ज़्यादा हो रही है। मतलब यहाँ पर इन्फ्लेशन कब बढ़ता है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ रहा हो। लोगों के हाथ में ज़्यादा कब पैसा आता है, जब हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, कि बहुत लोग जो है एम्प्लॉयड है, बहुत लोगों के हाथ में ज़्यादा सैलरी आ रही है, बम उनको ये मिल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार उसको, वो होता है ना, मतलब हाइक, बहुत ज़्यादा लोगों को हाइक मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों को तो निकाला जा रहा है, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर जो आरबीआई वो क्या करने की कोशिश कर रही है, एनॉर्मस लिक्विडिटी डालने की कोशिश कर रही है, एनॉर्मस लिक्विडिटी। अब नॉर्मली क्या होता है, बैंक जो है, बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आ रहा है, बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है, अगर लोन में वो नहीं कर पा रही है तो बैंक अपने पास पैसा नहीं रखती है, वो क्या करती है, रात के लिए आरबीआई जो है उसमें जमा कर देती है कि वह उन्हें रिवर्स रेपो रेट पर कुछ इंटरेस्ट उस पर मिल जाएगा। क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आरबीआई बोल रही है कि मेरे इसमें जमा मत करो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो रिवर्स रेपो रेट है उसे यहाँ पर एकदम कम कर दे रहा हूँ। मतलब 2% का अगर रिवर्स रेपो रेट रहेगा, बैंक ने 100 रुपये जमा की, बैंक को वापस 102 ही रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक बोलेगी छोड़ो यार 102 रुपये, 2 रुपये के प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, तो इससे अच्छा है हम लोन में देते हैं, सस्ते दामों में दे देंगे। तो ये चीज़ करने के लिए आरबीआई ने यहाँ पर क्या की थी, आरबीआई ने जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो यहाँ पर किए थे।
जिसे हमने आरबीआई का मास्टर स्ट्रोक करके भी वीडियोस जो है वो अवेलेबल है, क्या क्या उन्होंने किया है वो आप वहाँ पर देख सकते हो। लेकिन अब इससे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दे दी है, उसी के साथ साथ पॉलिसी रेट जो है वो यहाँ पर कम कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्रॉब्लम्स है वो इसकी वजह से ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि यहाँ पर आपने ठीक है लिक्विडिटी तो प्रोवाइड कर दी, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आप दे रहे हो, लेकिन फिर अब वहाँ पर लोग जो है वो खरीदेंगे भी या नहीं खरीदेंगे। और ठीक है, अगर आप लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा दे रहे हो, ऑलरेडी यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है फूड इन्फ्लेशन हाई चल रहा है, और ज़्यादा इन्फ्लेशन हाई चला जाएगा। आपको जो टारगेट सेट करना है 4% का, ऑलरेडी इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा है, तो आपने करना क्या चाहिए, इन्फ्लेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए ना। आप यहाँ पर क्यों लिक्विडिटी की तरफ ध्यान दे रहे हो यार, आप यहाँ पर इन्फ्लेशन की तरफ ध्यान दो। यहाँ पर इन्फ्लेशन अगर हमें 6% का देखने को मिल रहा है तो वो 4% पर आना चाहिए। मतलब यहाँ पर बेसिकली आरबीआई कर क्या रहा है, आरबीआई जो उसका 4% का टारगेट था, अब उसने लिमिट ही अपनी 6% कर दी है। अपर जो टॉलरेंस लिमिट है उस पर वो शिफ्ट हो गया है, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन देखिए आरबीआई का यहाँ पर एक नज़रिए से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि यहाँ पर जो आरबीआई उसका यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो सेट करने का तो मकसद है ही, लेकिन उसी के साथ साथ उससे और जो ग्रोथ है वो भी देखना पड़ता है। अगर वो यहाँ पर रिस्ट्रेन कर दे तो ग्रोथ हो पाएगी क्या, ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी ना। अब यहाँ पर हाईली अनप्रेसिडेंटेबल टाइम है, यहाँ पर आरबीआई जो है उसने इन्फ्लेशन क्रेडिबिलिटी यहाँ पर रखनी चाहिए, ऐसा उर्जित पटेल साहब का बोलना है। अब यहाँ पर क्या है, जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो यहाँ पर बाईपास करके जो अपने डिसीजन है वो दे रही है। हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसके जो मतलब जो मीटिंग होने वाली थी उससे पहले ही यहाँ पर आरबीआई जो है अपने डिसीजंस यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, क्या क्या हम यहाँ पर चेंजेस करने वाले हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर क्रेडिबिलिटी इसकी जाती है, क्रेडिबिलिटी जाएगी, इन्फ्लेशन जो है बराबर सेट नहीं रहेगा, तो इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो उर्जित पटेल साहब है उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने फोकस यहाँ पर इन्फ्लेशन पर करना चाहिए, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसके फ्रेमवर्क के साथ करना चाहिए। आप नहीं ज़बरदस्ती खुद निकल के बोल रहे हो कि मैं यहाँ पर जंगल का राजा हूँ, मैं यहाँ पर जो बोलूँगा वही शासन रहेगा, ऐसा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप करते हो तो बहुत गलत बात है। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। यहाँ पर लेट्स फिल अप द टाइम, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। मतलब यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद मैंने एक ऐसा आर्टिकल देखा है जो कि एक पॉलिटिकल लीडर ने लिखा है, लेकिन उसमें कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी पॉलिटिसाइज्ड आर्टिकल को नहीं किया गया है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड यहाँ पर कंप्लीटली बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑयल के प्राइसेस जो है काफ़ी कम हो गए हैं, ऑयल के प्राइसेस बहुत नीचे आ गए हैं। अब ऑयल के प्राइसेस नीचे आ गए हैं, उसके पीछे एक कारण है जो हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं कि यहाँ पर ग्रोथ जो है वो कम आ गई है, ग्रोथ नहीं हो रही है, लोगों को ज़रूरत नहीं है, डिमांड यहाँ पर कम हो गई है। तो अब यहाँ पर सरकार जो है वो अगर बोले कि ऑयल के प्राइसेस कम हो गए हैं, चलो ऑयल जो है वो अपने गाड़ी में डालो, अच्छा गाड़ी में जगह नहीं है, ठीक है तुम्हारे मुंह में मतलब पी लो, तो इस तरीके से अगर किए तो फिर ये तो हो नहीं सकता ना। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लोग ज़बरदस्ती जो है पेट्रोल खरीदेंगे नहीं, गाड़ियाँ ही नहीं चल रही है, टू व्हीलर लोगों के बंद किए जा रहे हैं, फोर व्हीलर बंद किए जा रहे हैं, गाड़ियाँ चल नहीं रही है, तो फिर बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर लोग पेट्रोल डालेंगे कहाँ, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन इसका ये मतलब है कि जब इंडिया को ज़रूरत नहीं है तो इंडिया ने इम्पोर्ट ही ना करना चाहिए, इतने कम सस्ते दाम में मिल रहा है तो, है ना। बट ऑब्वियस है कि अगर फॉर एग्जांपल कि हमें गोल्ड जो है वो मिल रहा है 1 रुपये पर केजी पर, ठीक है 1 रुपये पर केजी, और हमारे यहाँ पर गोल्ड को रखने की जगह नहीं है, ठीक है गोल्ड की ज़रूरत नहीं है हमें, फिर भी ऐसा है क्या कि हम लेंगे नहीं, हम ज़रूर लेंगे गोल्ड। अरे भैया गोल्ड तो चाहिए ना यार, आगे इसके रेट जो है वो तो बढ़ने वाले हैं, हमें पता है ना, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस जो है वो मतलब बढ़ते ही रहते हैं, इसे काला सोना क्यों कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर रिजर्व करना चाहिए। अब हमारे यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी होते हैं कि कोई फ्लक्चुएशन आए तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है कि हम वहाँ पर प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, पुद्दूर में, मैंगलोर में, विशाखापट्टनम में, ये भी हमने पहले कवर किया था इतना। अब यहाँ पर सरकार बोलती है 87 डेज का हमारे यहाँ पर बफर जो है वो होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो और ज़्यादा हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने तरीके से ऑयल जो है वो प्राइसेस नीचे गिरे हैं, तो हमें यहाँ पर और ज़्यादा जो ऑयल है उसे यहाँ पर संभालने की ज़रूरत है, और ज़्यादा यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इश्यूज़ भी निकल कर आते हैं। इश्यूज़ क्या है, पहला तो ये है कि कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर जो यूटिलाइजेशन है उसे ट्रांसलेट नहीं करती है, कि मतलब जो हमारी कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी कैपेसिटी जो है, ठीक है यूटिलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी यूटिलाइजेशन है कि हमें दिन का, ठीक है दिन का अगर 10 लीटर अगर पेट्रोल लगता है, ठीक है दिन का 10 लीटर पेट्रोल लगता है, हमारा यूटिलाइजेशन है। अब यहाँ पर कैपेसिटी जो है हमारी, ज़रूरी नहीं है कि हमारी कैपेसिटी भी उतनी होगी 10 लीटर की, हो सकता है हमारी कैपेसिटी जो है रखने की, स्टोर करने की, वो हो 5 लीटर की, है ना, ये हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं करती है यूटिलाइजेशन को,
क्योंकि यहाँ पर ऑयल जो है वो एक्सपेंसिव कमोडिटी है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्सपेंसिव कमोडिटी हमें देखने को मिलता है। दूसरा इशू ये निकल कर आता है कि यहाँ पर जो रिफाइनरी होल्डिंग्स है, मतलब इंडिया में अगर आप देखोगे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अरेंजमेंट जो है ऑयल रिफाइनरीज यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में, वो प्रॉपरली स्पेसिफाइड नहीं की गई है। मतलब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलती है। रिफाइनरीज जो है यहाँ पर पब्लिक ओन्ड कंपनीज में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब पहली स्टेप इसमें क्या किया जाना चाहिए, सॉल्यूशन की बात हो रही है। पहली स्टेप क्या यहाँ पर किया जाना चाहिए कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी इंट्रोड्यूस करना चाहिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के मामले में, कि कितना हमारे यहाँ पर है, कितना यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर रह सकता है, कितने रुपए में आप वहाँ पर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भर रहे हो, अकाउंटेबिलिटी क्या है, सब कुछ यहाँ पर रहना चाहिए। और उसी के साथ साथ एसपीआर रिजर्व जो है यहाँ पर इमरजेंसी टाइम में इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पर कोई अगर खतरनाक कंडीशन आती है, फॉर एग्जांपल अगर वॉर होता है, उसमें हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे ऑयल, तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व जो है वो रहना चाहिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि लोगों को डेसिग्नेट रोल जो है वो दिए जाने चाहिए, जिससे कि अगर क्राइसिस आता है तो उसमें यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम है वो हम अवॉइड कर सके। तो यहाँ पर क्या है, डेसिग्नेटेड रोल जो है वो लोगों को दिए जाने चाहिए कि आप यहाँ पर ये देखो, आप यहाँ पर ये देखो। क्लियर है। दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो रिस्क है वो यहाँ पर बेटर मिटिगेट करने के लिए इंडिया जो है उसने डाइवर्सिफाई होल्डिंग्स देखने चाहिए। डाइवर्सिफाइड होल्डिंग मतलब बेसिकली क्या होता है, तो डाइवर्सिफाइड होल्डिंग में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है उसके बेसिस पर यहाँ पर हमें जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो करना चाहिए। स्टोरेज लोकेशन मतलब अंडरग्राउंड हो, ओवरग्राउंड हो, वहाँ हमें करना चाहिए। प्रोडक्ट टाइप अगर आप देखो तो क्रूड ऑयल, रिफाइंड फॉर्म, किस में हमें स्टोर करना है। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो भी यहाँ पर डाइवर्सिफाइंग ज्योग्राफिकली लोकेशन की वजह से यहाँ पर सेव हो सकती है। फॉर इंस्टेंस एक ऑप्शन यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है वो है कि यहाँ पर जो बाहर की कंट्री में ऑयल टैंकिंग फैसिलिटी है, कहाँ पर, तो त्रिनकोमाले जो श्रीलंका में है उसे यहाँ पर मॉडर्नाइज करो, ऑपरेशनलाइज करो, जिससे कि हम हमारे यहाँ पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व अगर फुल हो गए हैं तो हमारे जो ऑयल है वहाँ हम वहाँ सेव कर सकते हैं, वहाँ प्रिजर्व कर सकते हैं। बाकी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जाएं ओमान के साथ, है ना, ऑयल स्टोरेज के लिए, कि भाई हम उसे बोले कि भैया तुम एक काम करो, हम यहाँ पर आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आते हैं, हम हमारा जो ऑयल है वो आप स्टोर करके रखो, जब हमें ज़रूरत रहेगी वही ऑयल हम यहाँ से ले लेंगे। हम बोलते हैं ना कि भैया एक काम करो, हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा जो पानी है वो भर गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादा पानी है, थोड़ा आप स्टोर करके रखो, जब ज़रूरत पड़ेगी हमें दे देना, इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर ओनरशिप जो है वो भी अलग अलग फॉर्म में, उसमें भी डाइवर्सिफिटी रहना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर सभी पब्लिकली ओन्ड अगर रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो यहाँ पर प्राइवेट ओन्ड को भी, कंपनीज को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि जो गल्फ कंट्रीज है वो करती है, जिससे कि क्या होगा कि यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है ये यहाँ पर और अच्छा हम उसका एडवांटेज जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि जब प्राइवेट इन्वेस्टर आते हैं तो बट ऑब्वियस वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा आता है ना। ये हमने देखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, जो गेन है वो ज़्यादा मिलता है। और इसीलिए यहाँ पर प्राइस स्टेबिलिटी बोलिए, जो इंडिया में जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है उसमें जो रिड्यूस हमें देखने को मिल रहा है, क्वालिटी बोलिए, क्वांटिटी बोलिए, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर जो है उनका आना ज़रूरी है। और यहाँ पर क्लियर कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए, पूरा कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए प्राइवेट कंपनीज के साथ, कि यहाँ पर मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए, इमरजेंसी टाइम में हम इस्तेमाल करेंगे और ये सब कुछ होगा। तो ये पूरा क्लियर कॉन्ट्रैक्ट जो अगर रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये सोल्यूशंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर जो घटते दाम है ऑयल के उसे हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो जो स्टेट के बारे में मैंने आपसे पूछा था वो है त्रिपुरा। तो बड़े मैप में भी एक बार हम त्रिपुरा को देख लेते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये है वो राज्य जो मैंने आपसे मैप में पूछा था, ये है वो त्रिपुरा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो त्रिपुरा, उसको लग के कौन कौन से राज्य है, उसको लग के कौन कौन सी कंट्री है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर लिखा होगा। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।